आपके बारे में कहा जाता है फैज़ की रिवायतों के अमीन, कितने अमीन हैं? मुझे चूँकि फैज़ साहब के कलाम से इश्क है, उनका जो मिज़ाज है वो ज़रा सूफियाना और कलंदराना था, मेरा भी कुछ वैसा है। हमने देखा कि इन पे रावलपिंडी साजिश का इल्ज़ाम लगा। गिला करते थे, शिकवा करते थे कि इस मुल्क ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कि एक दोस्त ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि फैज़ साहब देखें ना, आपका दुनिया भर में कितना नाम है, अपने मुल्क में आपको इज़्ज़त नहीं मिली। तो उन्होंने कहा भाई इसका बिल्कुल बरक्स है, हमें अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा की मोहब्बत मिली है। जेल में कुछ बताते थे कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। मेरे ख्याल में जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं, ये करते थे कि कई महीने कैद तन्हाई में डाल दिया। जो एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो अपना जिस्म बेचती है। ऐसा होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास दो रास्ते हों कि अपना जिस्म बेचो या ईमान बेचो, तो इसमें से मैं फिर जिस्म बेच दूंगा, अपना ईमान तो नहीं बेचूंगा। जावेद अख्तर साहिब, शोमाना आज़मी, ये ख्वाहिश पे इधर आए थे या आपने इन्हें दावतनामा दिया था? हिंदुस्तान का जो भी ऐसा शख्स है जिसका हल्का सा भी अदब की तरफ झुकाव है, वो फैज़ साहब का आशिक है। तो उसको सिर्फ हमने छूना होता है तो वो पलकें बिछाते हैं और आते हैं। अरशद नदीम, लोगों ने लाखों रुपए इनामात दिए, आपने किताब तोहफे में दे दी उन्हें। तोहफा वही दिया जाता है जो आपके पास होता है। तो हम अब 10 करोड़ तो दे नहीं सकते, हम तो वही देंगे जो हमारे पास है। हमारे लिए वो कीमती है। ज़िया मोहिउद्दीन साहब, सर उनका गैप फैज़ मेले में कितना महसूस होता है? ज़िया साहब का नाम आते ही मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो रुक जाती है। जब उन्होंने आना था तो मुश्ताक यूसुफी साहब का इंतकाल हुआ था। कहने लगे मियाँ क्या पढ़ूँ मैं आके, यूसुफी साहब चले गए। मैंने कहा यूसुफी साहब तो ज़ाहिर है वो लाजवाल नसर है, वो तो यूसुफी साहब ही कर दीजिए, लेकिन ज़िया साहब ये मेला तो फैज़ साहब का, एक शाम यूसुफी कर दीजिए, एक फैज़ ही कर दीजिए। तो एक लम्हे चुप रहे, कहने लगे बहुत खबीस हैं आप। सलाम, खुशामदीद। मैं एहतशामुल्लाह बहलीम हूँ और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज प्रोग्राम नहीं है बल्कि बचपन की याद दहानी है। 3/3 के लूसी होंगे साथ में। वो करैक्टर जब आता था टीवी पे तो सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती थी, भाई लूसी आ गया। आगे आज हमने आपके सामने लूसी को बुला लिया। जानते हैं कि दोबारा लूसी आएगा टीवी पर, और ये टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, स्पीकर हैं, न जाने क्या क्या हैं। जनाब अदील हाशमी सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया, और इतनी अच्छा जो आपने तारुफ किया उसका तो बहुत शुक्रिया। सर मैं सर्च कर रहा था आपके बारे में, तो मुझे पता चला आप टीचर, मुझे पता चला आप मोटिवेशन स्पीकर, मुझे पता चला आप कॉमेडियन, मुझे पता चला आप राइटर। सर बताएं क्या क्या हैं आप? अच्छा, इसमें से अच्छा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये ऐसी ही एक शख्स बहुत सारे खेल खेलता है, पिट्ठू गोल गरम भी खेलता है, छुपन छुपाई भी खेलता है, बर्फ़ पानी भी खेलता है। अच्छा किसी में भी नहीं हूँ, तो कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी वो करता है, तो दिल लगा रहता है उसका। तो मैं भी भांत की चीज़ें करता हूँ, दिल लगा रहता है मेरा। सर आपके बारे में कहा जाता है फैज़ की रिवायतों के अमीन, कितने अमीन हैं? देखिए, आपने इतना मुश्किल मेरे कंधों पे बोझ डाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा ज़रूर है कि मुझे चूँकि फैज़ साहब के कलाम से, उनके पैगाम से और उनके मिजाज से इश्क है, तो मैं कोई वाहिद तो नहीं हूँ। पता नहीं कितने लोग हैं, कहाँ वो लोग हैं। तो वो उसमें एक प्यादा जो है वो मैं भी हूँ उसमें, उस फ़ौज में कह लीजिए, वो पुरअमन फ़ौज है। तो ये इतना बड़ा जो आपने झंडा मुझे दिया, ये मैं नहीं उठा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बहुत जगहों पे ज़िंदगी में, पहले भी और अब भी, बहुत से मामलों में ये अपने आप से सवाल आज भी करता हूँ। पहले ज़्यादा करता था कि इस सिचुएशन में फैज़ साहब होते तो क्या करते और क्या कहते। तो उनका जो मिजाज है वो ज़रा सूफियाना और कलंदराना था, तो मेरा भी कुछ वैसा है। तो जब भी कोई ऐसा मौका आए कि मैं वो हरकत करूं जो मैं बाद में कहूं कि फैज़ साहब ऐसे ना करते, वो हमेशा गलती होती है। फिर मैं कहता हूँ हाँ देखा ना, फैज़ साहब ऐसे करते। मसलन कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ मैं आमतौर से, लड़ाई झगड़े नहीं करता आमतौर से। जो दिल की बात है उसको जितना हो सके दिल ही में रखता हूँ। कोशिश करता हूँ किसी का दिल ना दुखाऊं। जो दिल दुखता है किसी का, जो कि दुखता है, तो मेरा भी बहुत दुखता है। मैं कहता हूँ देखो यार, ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो आपने कहा उनकी मीरास की अमानत, ये हर पढ़ने वाले और हर जी शऊर और हर बाहोश और हर उस शख्स की जिम्मेदारी भी है, शौक भी है, जिसका दिल उस जगह पे है जहाँ पे मेरा दिल है। आपका भी वहीं होगा। बेशक सर बड़े घरों में पैदा होने वाले बच्चे, ओबियसली उनकी परवरिश भी बड़ी होती होगी। तो सर कैसी परवरिश हुई है आपकी? बड़ी परवरिश से पता नहीं क्या मुराद है आपकी। ये मुझे ज़रूर पता है कि इस वक्त, या चलो बहुत सालों से,
जिन चीज़ों को हमारे ख़ानदान में बिल्कुल ऐसे समझते थे कि ये तो सबको पता ही होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने छींक मारना तो नहीं सिखाई थी, खांसना तो नहीं सिखाया, हंसना तो नहीं सिखाया, अलिफ बे सिखाई होगी, आपको याद भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो सबको आती हैं। तो मेरे ख़ानदान में ज़ुबान और नसर और आर्ट और शायरी और नज़रियात पे गुफ्तगू ये ऐसी थी कि जैसे अलिफ बे पे है, सबको आती ही है। तो मुझे याद है कि लंच के ऊपर हम बैठे होते थे और डिनर, ये वो ज़माने जब फैमिली इकट्ठे लंच पे बैठती थी और डिनर पे भी, अब तो नहीं बैठते। तो बड़ी बड़ी गुफ्तगूएँ हुआ करती थी उस वक्त, ये आर्ट का नमूना ऐसा है, वो शायर ऐसा है, ये शेर ऐसा है। तो महफिलें बहुत हुआ करती थी। और मैं ये जानते हुए बड़ा हुआ हूँ कि हर महफिल में जब कोई शख्स गुफ्तगू में कोई भी शेर पढ़े तो सारी महफिल को वो पूरी गज़ल याद हुआ करती थी सबको। तो मेरा ये ख्याल था कि जैसे हम जब बड़े होते हैं तो देखते हैं कि भी हर शख्स जो है वो किसी को सलाम करता है तो सभी करते हैं। तो मेरा ख्याल था कि हर किसी को पूरी शायरी ज़ुबानी याद है माँ सिवाय मेरे। जब मैं छोटा था तो मेरा ये तसव्वुर था, क्योंकि सारे जिनको मैं जानता हूँ उनको तो हर शेर याद है, हर शायर का। तो मुझे ख्याल है कि अच्छा भी मुझे भी अब सीखना है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है। तो वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि नहीं, वो तो एक ऐसी चीज़ है। और भी बहुत सी चीज़ें जो बहुत से लोगों को नहीं पता होती हैं, पता नहीं क्यों उनकी तरबियत वैसी नहीं होती। और मैं अक्सर नौजवानों से बात कहता हूँ कि आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में जितने भी खुद मुख्तार ममालिक हैं, 100, 150, 200 मुल्क हैं, उनके जो भी मसाइल हैं, जो भी मज़ाहिब हैं, जो भी उनका नज़रिया है, उसमें से गालिबन सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसका तसव्वुर जो था वो किसी जर्नैल ने या सियासतदान ने नहीं दिया था। वो तसव्वुर एक शायर ने दिया था। तो आप लोग शायरी ही नहीं पढ़ते, उसकी भी नहीं पढ़ते और किसी और की भी नहीं पढ़ते। तो आपने यूनानी तारीख नहीं पढ़ी कि जब वो कहा करते थे कि खुदा, उनके खुदावन जब किसी से खुश होते हैं तो 3 तोहफे अता करते हैं। जो तीसरा तोहफा है वो है हिम्मत का और शुजाअत का, जो दूसरा है वो खूबसूरती का है, तो पहला तोहफा अता होता है वो शायरी का है। ये कदीम यूनानी ये कहा करते थे। तो मैंने कहा इतनी एक चीज़ है शायरी, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरे ख़ानदान में कम से कम एक चीज़, और बहुत सारा कुछ था, वो ये था कि शायरी से मुराद क्या है? शायरी से मुराद ये है कि लफ्ज़ों की हुर्मत, नज़रिए और ज़ुबान से इश्क हो जाए आपको। अब इसके बाद आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कारोबारी बने, जो मर्जी बने, इसको पकड़ लें बस। तो ये बहुत जल्दी इंजेक्शन लग गया था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके लहजे की जो चाशनी है वो अपनी तरफ धकेलती है। सर कभी तलफ़्फ़ुज़ पर भी डांट पड़ी थी आपको? ओहो, हर वक्त। अच्छा। हर वक्त तलफ़्फ़ुज़ पे, गलत ग्रामर पे, गलत शायरी पे, अच्छा लिखा नहीं है मज़मून। कोई किस्सा याद है? बेशुमार किस्से याद हैं। एक सुना देता हूँ आपको। जी ज़रूर ज़रूर। मुझे जमात तो याद नहीं है, 5वीं 6वीं 7वीं होगी, लेकिन स्कूल ही था और 9वीं 10वीं नहीं थी, उससे पहले की बात है। तो मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी, उर्दू भी कमज़ोर थी, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अंग्रेज़ी लिखने की मश्क मेरी वालदा कराया करती थी कि रोज़ का एक मज़मून लिखना है फ़लाँ मौजू के ऊपर, फ़लाँ मौजू के ऊपर। तो आज लिखा है माय फेवरेट टीचर या कोई चीज़, तो मैं वो लिखा करता था। और मेरी वालदा ख़ुद सुर्ख रंग की स्याही से वो चेक किया करती थी। तो मुझे याद है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब चेक वालदा ने किया, मैंने देखा उसमें बेशुमार लाल रंग की मार्किंग्स ना हो। और ऐसे भी एक से ज़्यादा मर्तबा हुआ कि उन्होंने 2-3 दफ़ा वो जो मेरा रजिस्टर था उसको ऐसे फेंका कि क्या लिखा है तुमने? तो मैंने देखा तो उस पर गलतियाँ इतनी थी। तो वो ये हुआ। मुझे ये भी याद है कि मेरे ऊपर 4वीं 5वीं क्लास थी, शायद 3री क्लास थी, मैं पढ़ता नहीं था ज़्यादा, मुताला नहीं करता था। तो मेरा भाई, कज़न्स, हम सब इकट्ठे रहा करते थे, तो सब लोग पढ़ते बहुत थे, मुताला बहुत करते थे। आम किताब होगा, बच्चों की किताब में मैं नहीं करता था, खलंडरा था थोड़ा सा। तो मुझे अम्मा ने देखा कि भाई ये तो नहीं पढ़ता किताब है। तो उन्होंने फिर डंडा घुमाया सर के ऊपर कि फ़लाँ किताब, कहानियों की किताब, ये किताब जो है पहले 20 सफ़े या 30 सफ़े तुमने रोज़ पढ़ने हैं, और शाम को क्या पढ़ा है, उस कहानी में क्या हुआ है, वो मुझे बताना है। तो मैंने फिर वो कहा, वो दवाई समझ के किताबें पढ़ी जा रही हैं कि शाम को अम्मा पूछेंगी तो बताना होगा कि भी वो लालची मछेरन कौन थी और वो कहाँ गई और फिर क्या हुआ। तो ऐसी आदत पड़ी, दोस्ती हुई मेरी किताबों से। तो सर अब आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही? नहीं, वो मैंने बहुत ज़्यादती की बच्चों के साथ, उन पे मैंने वो जुल्म तशद्दुद नहीं किया जो मुझ पर हुआ था, ये जानते हुए कि जुल्म तशद्दुद बहुत बुरी चीज़ है, मुझ पे बहुत जुल्म हुआ है, वो मैंने नहीं किया। यहाँ पे वो सिलसिला रुक गया जो सिलसिला चलता आ रहा था। और भी वजूहात होंगी उसकी। एक किस्सा और सुन लीजिए। मैट्रिक का मेरा इम्तिहान था, मैंने मैट्रिक किया। उस ज़माने में ये ओ लेवल्स, ए लेवल्स की जो बकबक है ये हुआ ही नहीं करती थी, हर कोई मैट्रिक किया करता था।
और प्राइवेट स्कूल्स भी शायद कोई एक आध हुआ करता था, बाकी सब पब्लिक स्कूल्स थे। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पब्लिक स्कूल की ही पैदावार हूँ। अच्छा, अगर ना होता तो मुझे 2 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा, शायरी याद ना होती। 12 तो मैट्रिक का इम्तिहान था, तो मुझे 9वीं 10वीं में जो उर्दू ज़ुबान है मेरे वाले साहब ने पढ़ाई थी कि उर्दू मैं पढ़ाऊँगा, बाकी तुम कोई टीचर रखना है तो जो तुमने करना करो। तो हमने को महीना 2 महीने पहले मैट्रिक के इम्तिहान से उर्दू का सिलेबस मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा अब चूंकि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, इसको दोहराते रहो, और अब ये जो निसाब में जो अशार हैं इसके अलावा अल्लामा इकबाल के 100 अशार याद करो। अरे मैंने कहा क्या ज़रूरत है भाई, निसाब में तो बस यही है ना, ये 4 हैं, लपे हाँ। आती है दुआ बन के और फलां फलां। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे बांगे दरा दी या कुलियात इकबाल दिए, 100 अशार की निशानदही की। मैंने वो 100 अशार याद किए, उन्होंने मुझसे लिखवा के 100 पूरा कराया, वो सैकड़ा पूरा कराया। आज 100 में से कितने याद है? सारे याद हैं? अब तो हज़ारों में होंगे। नहीं, उन 100 में से वो सारे याद हैं। अरे शायद कोई एक आध भूल गया हो, मैं देख के याद आ जाएगा, लेकिन वो सारे याद हैं। एक अभी सुनाई देता हूँ आपको। सुनाएं प्लीज। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। वाह सर, वाह सर। 1973 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और 84 में हमसे फैज साहब रुखसत हो गए, हमसे बिछड़ गए। सर ये जो 11 साल थे, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत ना हूँ, ये आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात होंगे। सर इन 11 साल का अहवाल जानना चाहूँगा। फैज साहब के साथ कौन सी यादें हैं जो आज भी जुड़ी हुई हैं? अच्छा, एक तो मैं बड़ा ख़ाइफ होता हूँ ये कहते हुए कि फ़लाँ वक्त बेहतरीन था या फ़लाँ बेहतरीन था। बहुत बेहतरीन भी नहीं था, बहुत सारी आजमाइशें भी थी। मैं स्कूल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं होता था, मुझे बहुत तकलीफ़ थी स्कूल में, बच्चे बहुत रफ़ थे, मेरी तबीयत हसास थी, तो मुझे बहुत कोफ तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैं घर बताता नहीं था, अंदर ही कुड़ता था, बाहर सूरत गुजर गया वक्त। लेकिन ये मुझे याद है अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल तकरीबन एक दिन याद है जब फैज साहब आखिरी 2 साल यहाँ थे। 1982 में वापस आए थे और 84 में इंतकाल हुआ उनका, और हमारे एक ही घर था। तो वो रोज़ ही कभी नाश्ते पे आते थे, कभी हम चाय पे वहाँ जाते थे, रात खाना इकट्ठे खाते थे, लंच इकट्ठे करते थे। तो आखिरी 2 साल मुझे ये भी याद है, उस ज़माने में छुट्टी जुम्मे की हुआ करती थी, तो जुमेरात को आधा दिन हुआ करता था, हाफ डे। तो मैं को 10 साढ़े 10 बजे स्कूल से पैदल ही घर आता था। तो बाहर बाग में वो बैठ के अखबार और चाय, तो मुझे देख के बाहर ही शतरंज की बाजी लग जाया करती थी। तो अब मैंने बैग ऐसे पकड़ा, बैग ऐसे फेंका और साथ ही शतरंज। अब मैंने क्या शतरंज खेलनी है, उन्होंने क्या खेलनी है, पर वो शतरंज हुआ करती थी। तो एक तो वो कौन जीतता था? एक दफ़ा मैं जीता था। अरे वाह। तो उस पे दाद मिली होगी? नहीं, वो हैरान हुए। मैंने कहा ये देखे नाना, आपको ये मैंने चेकमेट कर दी। कहने लगे हैं, अरे हाँ भाई ये तो चेकमेट हो गई। ऐसे सब बेहतरीन। लेकिन मुझे ये याद है कि मुझे एक चीज़ पे कोफ्त बहुत हुआ करती थी, उनसे मिलने बहुत लोग आते थे, तो उनसे बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता था कि कुछ बात हो जाए या कुछ देर में शतरंज खेल लूँ, या अम्मी अगर बैठी हैं या अबू बैठे हैं तो फ़ौरन ही कोई ना कोई आ जाएगा। तो और उस ज़माने में कोई फ़ोन और व्हाट्सएप तो था ही नहीं, तो लोग घर ही आया करते थे। तो घंटी बजी और कोई मिलने आ गया। अच्छा, वो जो मिलने आते थे लोग, वो मुझे अब एहसास होता है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि लोग ऐसे ही होते हैं कि मोहम्मद अली एक्टर और ज़ेबा और मैडम नूरजहां और मुन्नू भाई और सूफ़ी तबस्सुम और अपना इकबाल बानो और सबिया खानम और बहुत सारे CSS के अफसर जो छुप छुप के आते थे, क्योंकि वो मद्दाह थे फैज साहब के, लेकिन उन पे कदगन थी, मिलने थी बिल्कुल, लेकिन वो आते थे। हर वक्त एक तांता बंधा रहता था। सर इकबाल बानो ने हम देखेंगे वो गाया था, और बहुत ही उस वक्त माहौल भी ये था कि कोई साड़ी नहीं पहन सकता। सर वो भी डिस्कस किया था कभी, वो इजाज़त लेके गाती थी या क्या था? इकबाल बानो के साथ कैसा था फैज साहब का? भाई फैज साहब जो हैं वो ऐसे आदमी थे कि जब उनकी पहली दफ़ा कुलियात जो दीवान था, जब पहली बार छपा 1984 में अक्टूबर में, उनका इंतकाल हुआ नवंबर में। एक महीना पहले उनके इंतकाल से वो पहली बार उनका दीवान शाया हुआ, उससे पहले शाया नहीं हुआ था। तो वो जो पब्लिशर था, अब भी हमारे वो दोस्त हैं, उन्होंने फैज साहब से कहा कि छापने से पहले कि मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए, इसमें मैंने बहुत कुछ डाल दिया, एक आध नज़्म मैंने इसमें से अभी नहीं छापी, मेरे पे बहुत प्रेशर आ जाएगा और मेरा बड़ा मसला है। तो फैज साहब ने कहा भी कोई बात नहीं, तो सूफ़ी आदमी थे। वो कौन सी नज़्म थी जो फैज साहब के कलाम में शायद नहीं हुई, उनके जीते जी, वो थी हम देखेंगे। अरे 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 जी। तो फैज साहब ने अपनी ज़िंदगी में कभी वो छपी हुई नहीं देखी, और उनके माथे कब शामिल कब किया गया? वो कई सालों के बाद, ज़ियाउल हक के मरने के बाद फिर शामिल किया गया।
और मजाल है कि उनके माथे पे कोई बल भी आया हो कि अच्छा भाई चलो वो निकाल दी तो कोई बात नहीं, तो वो तो ऐसे आदमी थे। तो वो ऐसा थोड़ी है कि उनसे पूछे बगैर कोई कुछ गा लेगा तो वो कहेंगे भाई आपने हमसे इजाज़त ही नहीं ली। वो ऐसे थोड़ी आदमी थे, वो सारी दुनिया गाती थी उनसे पूछे बगैर। अब भी गाते हैं लोग हमसे पूछे बगैर, तो गा लें। सिर्फ हमने अब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है फाउंडेशन को और फैज़ के कॉपीराइट्स को कि आप फैज़ साहब कलाम लेके कमर्शियल यूज़ नहीं करना आपने। ओके। हमने इसका ध्यान किया, जिसका दिल करता है वो गाए, कमर्शियल यूज मत करें कि आपने लेके तो आपने वो गाना किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को या किसी ब्रांड को बेच दिया, ये मत करें। ये हम अलाउ नहीं। हमने देखा कि इन पे रावलपिंडी साजिश का इल्ज़ाम लगा शुरू में ही, और उसके बाद उन्हें जेल में भी डाला गया, और उसके बाद उन पे गद्दार कम्युनिज्म का भी लगा कि ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अमेरिका में उन दिनों कहा जाता था जो कम्युनिस्ट हैं उनको साइड पे कर दो। तो सर जब इतने इल्ज़ामात थे, आखिरी दिनों में गिला करते थे, शिकवा करते थे कि इस मुल्क ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तो इंडियन आर्मी का मेजर रह चुका था, मेरा कसूर क्या था, कुछ बताते थे? नहीं, इसका बिल्कुल बरक्स किया उन्होंने, और आखिरी दिनों में नहीं, तमाम उम्र इसका बिल्कुल बरक्स किया। और वो ये है कि उनकी ख़तो किताबत में भी, उनके इंटरव्यूज़ में भी इस बात का एक से ज़्यादा मरतबा जिक्र है कि एक दोस्त ने उनसे एक इंटरव्यू में कहा कि फैज़ साहब देखें ना, आपका दुनिया भर में कितना नाम है, कहीं आप जाते हैं क्यूबा से लेके हिंदुस्तान तक, बेशक कनाडा से लेके रूस तक, तो लोग जो है पलकों में बिठाते हैं आपको, लेकिन अपने मुल्क में आपको इज्जत नहीं मिली। ये किसी ने सवाल किया उनसे, तो उन्होंने कहा भाई इसका बिल्कुल बरक्स है, और वो ये है कि लोगों को शिकायत रहती है कि जितनी मोहब्बत के वो हकदार हैं उनको उतनी मोहब्बत नहीं मिली, हमें अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा की मोहब्बत मिली है। फिर उन सब साहब से कहते हैं आप शायद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान है, अवाम कुछ और कह रही है। तो वो इस बारे में उनका शऊर बहुत ज़्यादा था कि एक तो उनकी जो तबीयत थी उसमें बिल्कुल ये नहीं था कि मुझे खुद नुमाई चाहिए, था ही नहीं सिरे से। आप उनके किसी इंटरव्यू में किसी दोस्त से पूछें उनके बारे में, जो लोगों ने बेशुमार किताबें लिखी हैं, इस बात का वो जिक्र करेंगे कि फैज़ साहब बस कोने बैठे अपना काम कर रहे हैं, और खुदा ने बेशुमार, तो शौक भी नहीं था ना, लोगों को शौक भी होता है, उनको शौक ही नहीं था। और फिर जो कुछ उनको मिला उनकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़िंदगी के बाद भी वो आज भी जिंदा है, वो जिंदा है। देख के इंसानियत पे ईमान पुख्ता होता है मेरा, कम से कम। वाह सर, जेल में कुछ बताते थे कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, कभी वैसे घर वालों के साथ जिक्र किया? या आपको जो आपकी वालिदा वो भी माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, मुनीज़ा हाशमी साहिबा, तो या उन्होंने कभी आपको बताया हो कि बहुत जुल्म हुआ इनके साथ जेल में? जुल्म तो खैर होता ही था। उन दिनों हम बहुत सुनते थे तारीख में कि तशद्दुद किया जाता था, और बहुत तशद्दुद किया जाता था। मेरे ख्याल में जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं हुआ, लेकिन ये करते थे कि कई कई महीने कैद तन्हाई में डाल दिया, उसमें फिर वो तरह तरह के कीड़े डाल दिया करते थे सेल के अंदर। हाँ, अच्छा, अब उनमें डंग नहीं हुआ करता था, वो जहरी, लेकिन कैदी को तो नहीं पता इस बात का, कैदी को तो नहीं पता, तो ये हुआ करता था। फिर जब पहली बार उनको गिरफ्तार किया था तो कई महीने इतला ही नहीं की थी घर वालों को कि कहाँ हैं। अच्छा, फिर हैदराबाद जेल में थे वो बहुत अरसा, तो यहाँ से मेरी वालदा और मेरी खाला और मेरी नानी जब जाया करते थे तो 30-40 घंटे की ट्रेन में जाओ, एक तो और गर्मी है, और सिंध की गर्मी और पंजाब की गर्मी। तो अब गए हैं 1-1.5-2 दिन, अब हमारे पैसे भी नहीं थे, तो 3rd क्लास में लकड़ी की सीट पे बैठ के गए हैं, 2 दिन बैठ के वहाँ गए हैं, तो जेलर ने इनकार कर दिया, मिलने की इजाज़त ही नहीं दी, तो रोते पीटते रहे, उनका नहीं मिलना, फिर वापस आ गए बगैर मुलाकात के। तो उन्होंने, आप देखेंगे कि कभी उनकी किसी शायरी में भी, किसी इंटरव्यू में, किसी गुफ्तगू में कभी आपको कोई तलखी, कोई कड़वाहट का शायबा तक नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वो शायरी में ही मिलेगा, उसमें तो मिठास है, उसमें काट भी है, लेकिन वो मिठास है, उसमें मिठास और जमालियाती हुस्न का दामन नहीं छूटेगा हाथ से। फिर बात होगी, बात सच पे होगी, हक पे होगी, मजदूरों के लिए होगी, इंसानों के लिए होगी, जुल्म के खिलाफ होगी, लेकिन कड़वाहट नहीं होगी। ये तो शायद कभी तारीख में किसी ने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं जबर के खिलाफ, तो एक जोश आता है, गुस्सा आता है, इसको उल्टा दो, गिरा दो, जला दो, ऐसा जहन में आता है। वो जो फैज़ साहब कहते हैं, तो वो मिठास में इनकलाब की बात कर देते हैं। अरे अब ये कौन करेगा भाई, ये कैसे होगा? और तभी फैज़ साहब। सर, हमें बाद में पता चला वो जिस महबूबा का जिक्र करते थे वो महबूबा तो पाकिस्तान था।
आपको चला ना बाद में पता, जो होशमंद लोग हैं उनको तो बहुत पहले उस वक्त भी पता था ये जो महबूबा है ये पाकिस्तान ही है उस वक्त तो। और फिर वो आप देखिए उन्होंने एक और उनका काम वो ये है कि आपको उनके कलाम में पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इंसानियत का दायरा पाकिस्तान से बाहर भी तो है ना, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, वो भी है। तो 14 अगस्त पे लिखी थी उन्होंने, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। सुबह आज़ादी वाले दिन जेल में लिखी थी। तो दायरा जो था उनका, उनकी जो इंसान दोस्ती का दायरा था वो मुल्कों की हदूद से बहुत बड़ा था। ये भी एक वजह है कि वो उनका जो काम है या जो लोगों की मोहब्बत है वो ख़त्म होने में नहीं आती। सर आप चेयरमैन सेंसर बोर्ड पंजाब फिल्म के रहे हैं सर। हमने देखा कि पंजाबी फिल्मों में होता था कि आ गया है हीरो आ गया और उसने जनाब 200 बंदे मार दिए एक ही गन से, और जो विलेन है उसने तकरीबन 100 गोलियां चला दी हैं और बिल्कुल लहू लुहान है और फिर वो जिंदा हो गया। तो सर ये आपके ज़माने में ये सब कुछ होता था? एक तो आप फैज़ साहब से सीधा गए पंजाबी फिल्मों में। मैंने फैज़ दोबारा फिर रखा हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा अवाम जो है वो हमारे देखने वाले महजूज होते रहे साथ साथ। अच्छा, एक तो जो मेरा जो ज़माना था उसमें ये नहीं था। बाहर सूरत सेंसर बोर्ड का काम ये नहीं है कि वो जो फिल्म का कंटेंट है वो अच्छा है या बुरा है, या इसमें गोलियां 10 मारी हैं कि 20 मारी हैं, या वो गिर गया है विलन का नहीं गिरा है, ये चेक करना सेंसर बोर्ड का काम नहीं है। सेंसर बोर्ड ने ये चेक करना है कि हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसमें मजहबी मुनाफरत ना हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे मुल्क में कोई हंगामा हो सके, कोई इश्तियाल पसंदी हो सके। ये चीज़ें देखने वाली हैं। कंटेंट क्या है, कहानी क्या है, गोलियां उसने 100 मारी हैं कि 50 मारी हैं, उसमें नाच गाना है कि नहीं है, ये सब कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने देखना है। और उन्होंने तय करना है कि फिल्म कैसी बनानी है, कैसे देखने वाले होंगे, कैमरा कहाँ होगा, गाने कितने होंगे, कहानी क्या है। ओ भाई, ये काम सेंसर बोर्ड का तो नहीं है ना। सेंसर बोर्ड ने देखना है कि क्या ये फिल्म अगर लग जाए तो कहीं इससे माशरे में कोई बहुत बड़ी खराबी पैदा तो नहीं होगी। ये काम है, और उसकी बड़ी क्लियर और दुरुस्त मेरी राय में पैरामीटर्स हैं कि भाई ये 2-3-4 चीज़ें देख लें बस, बाकी सब काम सेंसर बोर्ड करेगा। वो भाई जो राइटर है, जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो देखेंगे ना। अमेरिका में कभी सुना आपने कि सेंसर बोर्ड ने कहा ये शॉट अच्छा नहीं है, या ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये टॉम क्रूज ने छलांग मार दी है आसमान से तो ये कैसे बच गया? अरे भाई, ये काम फिल्म मेकर्स का है, सेंसर बोर्ड का नहीं है। और एक और बात भी, मैं नुमाइंदा नहीं हूँ सेंसर बोर्ड का, और मैंने कुछ देर वो जिम्मेदारी निभाई थी बस। और ये ज़माना कोविड के बाद का था शायद, या कोविड के दौरान था, मुझे याद नहीं, के बाद। तो बहुत ही कम फिल्म्स थी उस वक्त, क्योंकि सिनेमाज बिल्कुल बंद थे, तो बहुत कम फिल्म्स आती थी। और वो ये है कि आम तौर से जो बहुत ज़्यादा काबिल फिल्म मेकर्स नहीं होते पाकिस्तान के, वो ये बहाना करते हैं कि जी सेंसर बड़ा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। ओके। तो मैं तो फिल्म मेकर, या मेरा ताल्लुक तो मीडिया से है ना, मैं कोई नुमाइंदा तो नहीं हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का। ठीक है, एक लम्हे के लिए था, अब तो नहीं हूँ। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे पिछले 75 बरसों में जितनी फिल्में बैन हुई हैं उनकी फहरिस्त बताएं, कौन कौन सी हैं, पता लगे ना कितनी हैं। क्या 20,000 फिल्में थीं, 10,000 थीं, 1,000 थीं, कितनी फिल्में थीं? तो भाई हज़ारों लाखों मौज़ूआत हैं जिन पे बन सकती हैं फिल्में। तो अगर आपने कोई बहुत ही दूर दराज का मौजू चुना है, जो हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि इस वक्त ये माशरा उसके लिए तैयार नहीं है, तो ज़ाहिर उसको तो सेंसर बोर्ड ने बैन ही करना है। लेकिन जो वो 99.5 फिल्में, 99.5% फिल्में जो चली हैं और उनको देखने कोई नहीं आया, भाई उनकी भी तो बात करो। तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे कि हमने बतौर कौम फिल्म्स को वो मकाम नहीं दिया, हम बना ही नहीं सके। एंड आई थिंक आवर फिल्म मेकर्स हैव लेट अस डाउन, नॉट द ऑडियंस, नॉट द सेंसर बोर्ड। हमारे फिल्म मेकर्स ने मजमूई तौर पे वो काम ही नहीं किया पिछले 75 बरसों में जो करना चाहिए था फिल्म के लिए। आप देखें हिंदुस्तान कहाँ ले गया फिल्म को। बिल्कुल। हॉलीवुड तो खैर बात ही क्या, ईरानी फिल्में कहाँ पहुँच गई, टर्किश फिल्में कहाँ पहुँच गई, यूरोपियन सिनेमा आप देखें कितना पावरफुल टूल है। लेकिन हम 70-75 साल सोते रहे इसके ऊपर, हमने डेवलप ही नहीं किया। और फिर 10-12 साल पहले सिनेप्लेक्सेस आ गए ना, सारे शहरों में है ना, मल्टी स्क्रीन हैं, तो बेहतरीन सिनेमाज हैं। जब आती थी इंडियन फिल्में तो हम अपनी फिल्में भी देखने जाते थे कि अपनी फिल्म भी देखनी है, तो भाई कोई फिल्में तो दो। वो हमने तवातुर के साथ फिल्म्स प्रोड्यूस ही नहीं की। हर साल की 100 प्रोड्यूस करते फिल्में, तो ऑडियंस आती, अब हम देखने आते नहीं फिल्में। ये 1990 से जो 2000 के दरमियान वाला अरसा था, इसमें हमने देखा केसर्स को बंद किया जाए,
किया गया, क्रैकडाउन लगा, जो एक्टर्स थे उन पे भी बड़े इल्ज़ामात लगे और तो और फतवे लगाए गए बाकायदा कि ये इस्लाम मुखालिफ हैं। इसने भी नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल नुकसान ये चीज़ें पहुंचाती हैं, लेकिन मैं एक और तरह से देखता हूँ। मेरा ताल्लुक चूँकि ऐसे खानवादे से है कि जहाँ पे ये रुकावटें जो हैं ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बेशक। तो भाई दुनिया में कितनी मर्तबा ऐसे हुआ कि जब आगे रुकावट आई तो जो फनकार था या लिखारी था या मुसन्निफ था या फ़लसफ़ी था या सियासतदान था, उसने अपना कद और ऊंचा कर लिया क्योंकि रुकावट आई है। ये थोड़ी उसने कहा कि रुकावट को नीचे करो वरना मैं कैसे जाऊंगा आगे। अरे भाई, तो रुकावट आई है, बिल्कुल आई है रुकावटें, अब भी हैं रुकावटें, तो अपना कद ऊंचा कर लो ना, और ऊंचा उड़ जाओ ना। कैसे कैसे मौकों पे लोगों ने कैसे कैसे काम किए दुनिया में, कैसे कैसे। तो वो क्या एसी वाले कमरों में बैठ के पॉडकास्ट करते हुए किए थे? ओ भाई, वो सांपों पे चल के, अंगारों पे चल के, तलवारों के साए में किए हैं काम, तो हम भी कर लेते। बिल्कुल रुकावटें होती हैं, बिल्कुल ऐसे वो जो आप कह रहे हैं। सिनेमाज भी नहीं थे उस वक्त और सेंसर बोर्ड भी बहुत कुछ करता होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो फिल्म नहीं बनाई उस ज़माने में। लेकिन ये एक जो टेंडेंसी है ना जनरली कि यार असल में ये हो गया वरना ये हो जाता। अरे भाई, तो आप कर लेते। दुनिया में कौमें इनकलाब लेके आ गई हैं, दुनिया में लोग कौमों ने जंग अजीमें जीती हुई हैं। जंग अजीम जीती है, फ्रांस ने जीती है, इंग्लैंड ने जीती है, हमने तो नहीं जीती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना करे कि कुछ जंग अब हो। लेकिन बड़े बड़े जब आजमाइशें आती हैं तो उससे गुजर के ही कुछ निकलता है ना, कुंदन बनता है। या पहले कुंदन बन जाए और कहें कि देखो यार आग मत लेके आना भी मेरे पास, मैं तो कुंदन हूँ, ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं अबरारुल हक हैं, उनके पास था एक दिन, तो कहने लगे कि 1995 में मैंने एक गाना का जिंदे जिंदे जाना बिलो देकार, तो मैं सुबह उठा तो मुझ पे बहुत सारे फतवे और मेरे घर वालों ने कहा कि वो क्या कर दिया तुमने, सारे जुल्म तुम्हारे पीछे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। बाद में पता चला वो कह रहे थे बिल्लो जो है ये तवाइफ है, तो कहते मुझे खुद नहीं पता था वो तवाइफ है। तो इस तरह कुछ हुआ। और सर मैं आज भी जानना चाहूँगा कि हम समझते हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोगों का तासुर होगा और ये गलत तासुर होगा कि जो एक्टर बनना चाहता है, कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है, वो अपना जिस्म बेचती है, वो उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं कोई ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, बहुत गलत काम करने के बाद एक्टर या एक्ट्रेस बना जाता है। ऐसा होता है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत आसान काम है। किसी हसास मौजू के अंदर ना जाना, ये बहुत आसान काम है। अंदर जाना मुश्किल है, तो थोड़ा सा जाते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। वो ये है कि अगर, और ये सिर्फ मैं जिससे कहते हैं ना कि मैं आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि अगर मेरे पास दो रास्ते हों कि अपना जिस्म बेचो या ईमान बेचो, और ये दो ही हैं, तो इसमें से मैं फिर जिस्म बेच दूंगा अपना, ईमान तो नहीं बेचूंगा। ठीक, अगर मेरे पास ऐसे हो तो लोग पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं मालूम। तो एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं कि भाई ये काम है, उसका शौक बहुत है, उसके लिए जिस्म बेचना है, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करते हैं। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम ये है कि मैं कोई अफसर हूँ या मैं कोई रियल एस्टेट का बंदा हूँ या मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ, वहाँ पे मुझे ईमान बेचना है। तो क्या बेचना पसंद करेंगे भाई? जिस्म, अव्वल तो दोनों ही ना बेचो, अगर कुछ बेचना है तो जिस्म बेच लो। अच्छा, अब आ जाइए एक कदम आगे, वो ये है कि क्या जिस्म बेचते हैं? अव्वल तो जिस्म बेचना ये क्या इस्तिलाह है वैसे भी कि जिस्म बेचते हैं? क्या जिस्म की नुमाइश करते हैं वो किसी काम के लिए? तो जिस्म क्या, इस वक्त मैंने अच्छा सा कोट पहने, आपने अच्छा कोट पहने, आपकी इतनी अच्छी घड़ी है, कितनी अच्छी पिंक शर्ट है, ये नुमाइश है का? तो ये क्या बुरी चीज़ है इस वक्त? और कोई जमालियाती हुस्न जो है वो जब कहीं और पहुँचे और किसी की आंखों को भला लगे, तो क्या ये बुरी चीज़ है? तो जिसको खूबसूरती पसंद नहीं है वो ना देखे फिर, क्योंकि खुदा को तो खूबसूरती पसंद है, तो ना देखे फिर उसको। अब एक कदम और आगे आ जाइए, अदाकार या अदाकाराएँ जो हैं उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि वो कहानी सुनाने की गर्ज से किसी और किरदार का लबादा ओढ़ के कुछ पेश करते हैं, और हम एक लम्हे के लिए उस शख्स को भूल जाते हैं जो वो शख्स है, उस किरदार के अंदर चले जाते हैं कि इस किरदार के साथ ये हो रहा है, इसकी बीवी ने या शौहर ने ये किया है, सास ऐसे कर रही है, कितना परेशान होगा ये किरदार, वगैरह वगैरह। ये उनका काम है। तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, कोई एक्टर रात गए क्या करता है? तो वो तो कोई भी शख्स है, वो रात गए क्या करता है? उसे क्या सरोकार है आपका मेरा? वो जाने, उसका अल्लाह जाने और घर वाले जाने। तो अदाकारों को या अदाकाराओं ही को अलहदा क्यों करता है? अच्छा, अब एक कदम और आगे जाते हैं
क्या कुछ अदाकार या अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जो हरकतें कोई बहुत अच्छी नहीं हैं? और ज़रूर की होंगी, ऐसी बिल्कुल की हैं। तो क्या सिर्फ उन्होंने की इस माशरे में? औरों ने भी की होंगी। तो वो हरकतें अच्छी नहीं हैं, ऐसी ना करें। तो क्या सारी अदाकाराएं ऐसी करती हैं? हरगिज़ भी नहीं। क्या एक अक्सरियत ऐसे करती है? हरगिज़ भी नहीं। क्या आटे में नमक के बराबर ऐसी हैं? बिल्कुल है। तो आटे में नमक के बराबर कौन सा शोबा है जिसमें लोग बुरे नहीं हैं? मुझे एक शोबे का नाम बताएं। वो सियासत है, वो मज़हब है, वो तालीम है, वो गाड़ियों का कारोबार है, वो रेस्टोरेंट्स हैं। कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें कोई छोटी सी एक अकलियत है जो बुरे नहीं है? भाई होंगे ना, इंसान है तो बुरे होंगे। तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के ऊपर एकदम से लेबल लगाना बहुत ही आसान और सतही और बेवकूफ़ाना बात है। एक एक्टर तो आपके आगे बैठा है। सर 3/3 वाला लूसी अब मुझे आज भी याद है कि हमारे ना एक घर में एक कमरे में टीवी होता था। यूफोन की कमर्शियल्स तो हम बेइंतहा पसंद करते थे, वो आपकी वजह से। और मैंने लूसी जब लगा उस ज़माने में मैं नहीं था, लेकिन वो बाद में फिर टीवी पर चला है। वो मुझे बताया जाता था, मेरी वालिदा बताती थी कि ये पहले भी लगा करता था। तो हमें लगा वो यूफोन वाला बंदा फिर लूसी ड्रामे में आ गया, ये एक्टर बन गया। हमें ये नहीं पता था वो जो पहले एक्टर थे बाद में कमर्शियल्स में आना शुरू हुए। हमें लगा कि कमर्शियल वाला अब जो है वो ड्रामास में आना। मुझे याद है हमने कमरे में इकट्ठे हो जाना, मेरे वालिद बारिश हैं, अब मैं ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा, वो बारिश हैं और मेरे अब्बा जी कहते थे, वो भी देखते थे इसको 3/3 को, हमने बड़ा पसंद करना और सारों ने इकट्ठे हो जाना। सर ये लूसी हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगा? वो YouTube पे होगा, आप देख लीजिए जाके, जब दिल करता है देख लीजिए जाके। नहीं, हम दोबारा चाहते हैं कि दोबारा लूसी आए। हमारे जो और भी बहुत लोग हैं जो आज भी देखना चाहते हैं, मेरे समेत, मैं तो ज़रूर देखना चाहता हूँ दोबारा। कभी दोबारा ऑफर हुई थी? मेरे ख्याल में जो मुझसे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो यही है कि 3/3 2.0 कब आएगा, 3/3 पार्ट 2 कब आएगा, लूसी दोबारा कब आएगा। मेरे ख्याल में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे अभी तक। आज आपने मुझसे पूछा। हालांकि जब वो ऑन एयर हुआ था तो आप पैदा भी नहीं हुए नहीं थे, बिल्कुल मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरा ये अंदाज़ा है। जी जी। तो देखिए ये जो वक्त है ना, ये कमबख्त बहुत जालिम चीज़ है। तो अगर तो कोई शख्स बना ले कोई टाइम मशीन तो फिर चले जाएंगे पीछे, फिर कुछ कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि उस बाबा जी को तलाश करें कि जिसके पास वो चिराग है और उसे कहें बाबा जी चिराग रगड़ो और जिन कड्डो, एक काम पे गया जिन नाल, और जिन निकले और जिनको कहें कि अभी कुछ कर। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसको ज़रा सा और हसासी सतह पे सोचना चाहिए। वो ये है कि अगर पीछे ही जाना है कि यार कोई चीज़ पीछे की है माजी की जो दिल कर रहा है कि ये आगे आ जाए कहीं से, तो 3/3 से बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं दुनिया में। तो अगर कुछ पीछे से माजी से हाल में लाना ही है तो किसी और को लेकर आएंगे, लूसी बेचारे उसको लेकर आएंगे। सर ये कितने उस वक्त आपको इसका मुआवजा कितना मिला था? 3/3 का 3,000 एक एपिसोड का। एक एपिसोड का। और कितने एपिसोड्स थे उसके? 26 3 2 6, यानी कि आपने कोई 1 लाख रुपए के करीब, बल्कि इससे भी कम ही, बहुत उस वक्त के हवाले से। मैंने तो आज तक हिसाब नहीं मैं वैसे क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस था आपसे मिलने से पहले भी ये पूछने के लिए। तो सर उस वक्त क्या मुआवजा मिलता था? इतना ही मिलता होगा, हम तो मुआवजे के लिए करते ही नहीं थे। और ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत सारे काम मुआवजे के लिए ना किए जाएं, दिल के लिए किए जाएं। हम तो दिल के लिए करते थे वो। शायद उसके अब तक आपने जिक्र किया उसकी वजह भी ये है क्योंकि जैसे ही आपने किसी ऐसे काम में जिसमें दिल लगा हुआ है उसमें आपने ये किसी नाखालिस चीज़ की आमेजिश कर दी है, तो अब वो जो खूबसूरती है उसकी वो तो नहीं रह गई ना। तो उसकी तो खूबसूरती रहनी चाहिए। अच्छा सर, अभी लूसी वापस नहीं आ सकता लेकिन कुछ वक्त के लिए हमारे सामने वापस आ सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता? चलें सर, हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन और भी हमने देखा बाद में। इंशाल्लाह आपकी और बहुत सी ख्वाहिशात आपके साथ दफन हो जाएंगी। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, बल्कि बहुत ही कम होती हैं। मैं हरगिज़ गालिब का शेर नहीं पढ़ूंगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी वाला बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ख्वाहिशात जितनी कम पूरी हों उतना अच्छा रहता है। सर ये अभी आपने डोंकी किंग में वो भी बड़ा बेहतरीन करैक्टर, तो सर क्या समझते हैं कि हमारे आज भी
हमारी जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी चीज़ों में पीछे है, उसे ये करना चाहिए? क्या आपकी पाइपलाइन में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप मुस्तकबिल में करना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल टेलीविज़न से किनारा कशी में इख्तियार कर चुका हूँ। मुझे बिल्कुल ना शौक़ है, ना देखने का, ना करने का। अभी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है जिसका नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक तो वो अच्छा काम बहुत कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। आपस की बात है। नहीं। आपके जो लड़के-लड़की हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तो ये लेकिन दूसरे मेरा शौक़ पूरा हो गया है। अभी कोई ऐसा है अगर आप किसी का काम देखना चाहें तो आपको लगता है यार मैं इसका दोबारा देखना चाहूँगा, या कोई हाँ, अगर चल रहा हो सीरियल तो आप शौक से देखते हैं? ऐसी 1-2 एक्ट्रेसेस हैं अब जिनका मैं बड़ा मद्दाह हूँ, नाम नहीं बताऊँगा मैं आपको उनका। तो ओके। मैं कभी-कभी हाँ, हाँ। उनकी कोई रील या उनका कोई सीन देख लेता हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन ड्रामे के लिए नहीं कि ड्रामा बहुत अच्छा है या सीन बहुत अच्छा है, हुँ, हुँ। सिर्फ़ इनके लिए कि मुझे वो बहुत पसंद है और वो स्टार्स है पाकिस्तान की, तो नाम नहीं बताऊँगा आपको। बहरहाल, तो वो मेरा कोई प्लान नहीं है करने का ये, मेरा कुछ ज़िंदगी में कुछ और प्लान्स है करने के लिए, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और उनकी बहुत ऑडियंस है, हुँ, तो हुँ। वो एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। लाखों व्यूज़ हैं उनके, पैसे बहुत मिल रहे हैं, चीज़ें बड़ी चकाचौंध हैं, तो दैट्स एक्सीलेंट। आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर हम इंडिया को कभी बीट कर पाएँगे? बीट से क्या मुराद है आपकी? जैसे कि इंडिया की अनुष्का इंडस्ट्री। शर्मा आएगी या यहाँ पे सजल नहीं, अली नहीं आएगी या दोनों नहीं, नहीं मैं तब आज़माई करेंगी या नहीं, नहीं सजल मैं जीत सर जाएगी? मैं बात करना चाहूँगा जैसे कि इंडिया हमने इंडस्ट्री देखी है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही है। अब हुँ, तो वहाँ पे एक मुकम्मल सिटी बना दिया गया है, वो हुँ। बल्कि पुराना ही है। तो उस मुकाबले में क्या हम उनके आधे भी आ सकेंगे? हम अपनी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको थोड़ा-सा ऊपर लेकर चले जाएँ, फिर भी हम मुझे लगता है आधे से आधा भी नहीं उन तक पहुँच पैसों सकेंगे। की बात कर रहे हैं। पैसों की बात भी का की जा सकती है और कंटेंट की बात भी की जा सकती है। अब कंटेंट का मुवाज़ना तो मुश्किल है करना किसी चीज़ का। अभी हुँ, तो हमारे पास कंटेंट इज्तिमाई तौर पे या मजमूई तौर पे है ही नहीं ना, हुँ, हुँ। फिलहाल तो है ही नहीं। इक्का-दुक्का कोई चीज़ आती है ही नहीं। तो पहले तो हम बनाएँ 200-400 फ़िल्में साल की, तो फिर मुकाबला करेंगे। और मुकाबला कैसे करेंगे भी कंटेंट का? अच्छा अभी ऑस्कर में कौन गया है या ऐसे ही करेंगे। तो वो मुकाबला मुश्किल है, पर उसके लिए कुछ मेज़ पे लाएँगे तो मुकाबला होगा ना, हम तो हुँ, हुँ। खाली हाथ हैं। वो फैज़ साहब का एक मिसरा है कि जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। तो हम तो सामने कुछ लेके ही नहीं आए अभी तक, तो कोई फ़िल्म ही नहीं है, किसका मुकाबला करेंगे? एक चीज़। अच्छा अब उन्होंने करीबन 100 सवा 100 साल लगा के अपनी फ़िल्म का कारोबार और फ़िल्म का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उसको बनाया। बहुत तवज्जो से, बहुत ध्यान से। और आप देखिए जिस तरह पाकिस्तान के जो पॉप सिंगर्स हैं, सारी दुनिया में नाम है उनका, हुँ, हुँ। हिंदुस्तान समेत। बिल्कुल। हिंदुस्तान के किसी पॉप सिंगर का कोई नाम नहीं है, उनका नाम है फिल्म के जो प्लेबैक सिंगर्स हैं। हमारा प्लेबैक सिंगर कोई है ही नहीं क्योंकि फिल्म में गाने कोई नहीं है। तो हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल फ़र्क है, हमारे पॉप सिंगर्स हैं उनके नहीं है। उस तरह हमारे पास फिल्म्स हैं ही नहीं, और उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी उन्होंने कर दी है, उनके जो ब्रांड्स हैं वो इतने बड़े हैं, उनकी मार्केट इतनी बड़ी है, तो तभी तो उनको इतने पैसे मिलते हैं। तो भाई हम उस मार्केट में जाएंगे तो ही पैसों पे मुकाबला करेंगे ना। हमारी एक परचून की दुकान है, उनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब ये छोटी दुकान क्या मुकाबला करेगी? भाई कोई स्टोर तो बनाओ पहले, हुँ, उसके हुँ। चलो आधे साइज़ का बना लो। हमारे ब्रांड्स, हमारी मार्केटिंग की स्पेंडिंग, हमारे स्टार्स वो ग्लोबल हैं ही नहीं अभी तक। हमने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। आप देखिए उनके दर्जनों ऐसे रिसाले हैं, अब तो पता नहीं हैं कि नहीं हैं, जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, कंट्रोवर्सी और ये और वो रिसाले। फिर उनके टीवी चैनल्स हैं जो सिर्फ हुँ, फिल्म इंडस्ट्री ही की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनके न्यूज़ पेपर के सेक्शन जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इससे फिल्म उनकी ऊपर आती हैं कि ये हुआ, वो इस एक्टर ने वो किया, वो वहाँ गया, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे तो इससे वो ब्रांड्स बनते हैं, फिर उनके ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े, फिर उनका आपस की बात है, काम भी बहुत अच्छा है। हुँ, कौन सा ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जो इंडियन गाने नहीं सुनता, पुराने गाने नहीं सुनता? अगर वो आज का नहीं सुनता तो हुँ, मैं तो दोनों ही सुनता हूँ। कौन सा ऐसा शख्स है जो बड़े शहरों में कम से कम जो मेहंदी पे अगर किसी ने डांस करना है तो कौन से गानों पर डांस करने का इम्कान ज़्यादा है? उनके गाने होंगे ना, हम तो हुँ। बनाते नहीं गाने। सो उन्होंने उस एक सारे जवाद भाई वाला भी होता था, हाँ, आई मेहंदी की ये रात। तो उन्होंने मुनज़्ज़म कर दिए बहुत ज़्यादा। हमने तो कोई भी चीज़ मुनज़्ज़म नहीं की, उन्होंने बिज़नेस मुनज़्ज़म कर दिया, उन्होंने क्रिकेट मुनज़्ज़म कर दी अपनी। हुँ, आप उनकी क्रिकेट देखें, सिर्फ़ उनकी इंतज़ामिया देखें और हमारी देखें, बस। तो फ़िल्म तो बहुत दूर की बात है अभी, हम तो अभी बैट बॉल ही ठीक नहीं कर सके। और ये पुरानी बात नहीं है, 1987 की आप पैदा कब हुए थे? मैं तो सर 2000। 2000 में, लेट हो गया। 1987 में 1987 में मेरी उम्र थी 14 बरस। हुँ, हुँ। और
आधा लाहौर गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम, मैं भी शामिल था उसमें। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। वो कहाँ हुआ था? कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और हम देखने गए थे और वो हम मैच हार गए थे और वो पाकिस्तान और हम रोते हुए आए थे और आज तक वो दाग नहीं धुला हमारे दिल में जो वहाँ देखने गए थे। सो इन 87 वी वर होस्टिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आधा यहाँ हुआ था, आधा इंडिया में हुआ था, लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो, तो बजाय ये एशिया कप होने वाला है अगले अब साल। एशिया कप तो कुछ भी नहीं है ना। अगर हमने आज से 35 बरस पहले, 40 बरस पहले वर्ल्ड कप किया था, तो अब तो यहाँ पे ओलंपिक्स होनी चाहिए ना। तो अब तो PSL का मैच होता है तो अब लाहौर या कराची की ट्रैफिक जैम हो जाती है। अरे भाई, तो हमने कुछ भी नहीं किया। और आप उनकी IPL देखें, सिर्फ उन देखेंगे उन्होंने इन्वेस्ट कैसे किए उस एक ब्रांड के ऊपर, तो आप हैरान रह जाते हैं देख के उसको। तो हमने मजमूई तौर पे बड़ा जुल्म किया है इस मुल्क के साथ कि विजन नहीं दी किसी भी चीज़ की, ना स्पोर्ट्स की, ना आर्ट्स की, ना साइंस की, ना पॉलिटिक्स की, ना एजुकेशन की। दिस इज नो विजन एंड आई मिस दैट। उसका एक विक्टिम जो है वो क्रिकेट है, एक विक्टिम उसके हमारी आर्ट्स है। हमारे पास आर्ट्स है ही नहीं, फिल्म हमारी है ही नहीं। जो बेचारा स्टार खुद ही कुछ कर ले वो कर ले, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कोई नहीं मिलेगा उसको कि उसको बाउंस करके वो ऑर्बिट में चला जाए। तो ये मुझे दुख होता है इस बात का। सर, हर साल एक मेला होता है जो हम सबको खींच के ले जाता है अलहमरा आर्ट काउंसिल में, और वो मेला है फैज़ मेला, जहाँ पे हमने इंडिया से कुछ एक्टर्स भी आते देखे, कुछ बड़े नाम आते देखे, जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं: जावेद अख्तर, शुबाना आज़मी, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह। सर, इन तमाम लोगों को ये मेला जब खींच के लाता है, वहाँ एक अजीब माहौल होता है। मैं जाता रहता हूँ। सर, इस मेले से पीछे मैं जानना चाहूँगा, इसका आगाज़ कैसे हुआ, कब हुआ? ये शुरू तो फैज़ साहब के इंतकाल के बाद ही हो गया था, 85-86 में ही। ओके। और उस वक्त मुनज़्ज़म नहीं था, और ये मज़दूर, किसान ऐसे लोग किया करते थे, और ओपन एयर थिएटर में हुआ करता था। ओके। और कोई भी आ जाए स्टेज के ऊपर पूरा दिन का, और कोई भी परफॉर्म कर ले आके, तो कोई चिमटे वाला आ रहा है, तो कोई जुगतबाज आ रहा है, तो कोई जादूगर आ रहा है, तो कोई बगैर किसी वो कुछ वैसे ही आ रहा है। कोई काफियाँ गा रहा है आगे, तो कोई फोक म्यूजिक गा रहा है आगे। तो ये चला करता था। वो बहुत साल चलता रहा। लेकिन एक बड़ा जुल्म है दुनिया के निज़ाम में कि हर काम के लिए कुछ रुपए पैसे की जरूरत होती है। वो कई साल फिर 90s तक चलता रहा, फिर वो पैसे ख़त्म हो गए, फिर ये हुआ कि चीज़ें महंगी होती गई, वेन्यू के पैसे नहीं हुआ करते थे वगैरह वगैरह। फिर ये कुछ साल बंद हो गया। फिर अब हमने कब से कब तक बंद हुआ ये? अर्ली 2000 से लेकर 2008, 9, 10 तक। फिर मैं, मेरी फैमिली और कुछ लोग कुछ बड़े हो रहे थे उस वक्त। हमें तो बचपन में याद है ये फैज़ अमन मिल। फिर हमने सोचा कि इसको रिवाइव करना चाहिए और इसको आज के दौर के हिसाब से इसको बनाना चाहिए। तो ये सिर्फ एक ऐसे गुजरते गुजरते मेला ना हो, ये एक मुनज़्ज़म मेला हो, एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर ले। और हम पे बहुत प्रेशर था कि इसको अदबी मेला कर दो, लेकिन ये अदबी मेला नहीं है। आप देखते हैं इसमें अदब अपनी जगह, लेकिन और बहुत कुछ है। बिल्कुल। क्योंकि फैज़ साहब का एक और भी उनको एक शौक था कि जो एंटरटेनमेंट है वो भी अवाम तक पहुंचनी चाहिए। वो सिर्फ जो अशराफिया हैं उनकी मिल्कियत नहीं होनी चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितना भी हम कर सकें तो एंटरटेनमेंट जो है वो आम लोगों तक पहुंचे। तो हमने फिर 2014 में शुरू किया था ये, और हम चलते जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब पहला किया था तो शायद 80 लोग आए थे टोटल। अच्छा। जी। तो अब मैं किसी से कह रहा था कि पिछले साल 150 तो हमारे सिर्फ मेहमान बैरून मुल्क से आते हैं, जो डेलीगेट्स होते हैं, जिन्हें स्टेज पे बोलना होता है। तो ये 10 साल में हुआ है, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत है। अब तो 3 दिन हो गया ना? अब 3 दिन हो गया। 3 दिन होता है वो। और कई महीने पहले हमें बड़े बड़े आर्टिस्ट की और स्पीकर्स की फरमाइशें और सिफारिशें आती हैं कि भाई हमने आना है। अच्छा, मेरा यही सवाल था आगे वाला। जी। आप खुद इनवाइट करते हैं लोगों को, या इनकी ख्वाहिश होती है कि हम इस मेले में आना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं? दोनों होता है। हमारा एक बहुत अच्छे हमारा एक बोर्ड है 8, 10, 12 लोगों का, जो ये तय करता है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं जो इस काम को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, मुल्क का मिजाज समझते हैं, लोगों का मिजाज समझते हैं। तो वो जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं वो तय करते हैं कि प्रोग्राम को हमने कैसे वज़ा करना है, क्या क्या कुछ आना चाहिए।
तो ये हमें ज़रा बचा बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ना इस मुल्क में जितने खैर खा होते हैं दुश्मन भी कम नहीं होते। सर ये जो हैं जावेद अख्तर साहिब, शोमाना आज़मी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, रज़ा मुराद, ये ख्वाहिश पे इधर आए थे या आपने इन्हें दावतनामा दिया था? देखिए, हिंदुस्तान का जो भी ऐसा शख्स है जिसका हल्का सा भी अदब की तरफ झुकाव है, हल्का सा भी है, उसको ज़रा सा भी शौक है, वो फैज़ साहब का आशिक है। अरे तो उसको सिर्फ हमने छूना होता है तो वो पलकें बिछाते हैं और आते हैं हमारी तरफ, हमेशा पलकें बिछाते हैं। और कोई कभी, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के भी जो साथी आते हैं, उसमें कभी कोई माली ट्रांजैक्शन नहीं होती। कभी ऐसे ज़रूर होता है कि कोई शख्स दूर से आया है तो हम उसको कोई हदिया देते हैं कि आपके आने जाने का कोई खर्चा होगा ना भाई, तो कुछ ले लें हमसे, लेकिन इट इज़ नेवर ए ट्रांजैक्शन दैट वे। हम ध्यान बहुत इस बात का करते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग नहीं भी आते, क्योंकि उनके लिए फैज़ मेले पे आना एक ट्रांजैक्शन है, हमारे लिए वो नहीं है। तो जिसका दिल हमारे साथ है भाई तुम आ जाओ, जिसका दिल ही कहीं और है तो भाई फिर तुमसे माजरत है। सर अब मैं इस मुल्क में हमने देखा कि बहुत बुरे हालात हैं। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था अनवर मसूद साहिब का, उन्होंने कहा कि अगर कायदे आज़म 5 साल और ज़िंदा रहते तो वो कोट लखपत रहते। सर कब तक हम ऐसा करेंगे अपने हीरोज़ के साथ? हमने फातिमा जनाब भी देखी, हमने जुल्फ़कार भुट्टो अब देखें, वो आ गया कि वो गलत हुआ जो हुआ, और तो और हमने कुछ ऐसा भी सुना उनके बारे में कि शायद अगर बताएंगे तो उसको भी हटा दिया जाएगा। तो सर हम अपने हीरोज़ का मरने के बाद तक, उससे पहले हम क्यों नहीं अपने हीरोज़ को मानते? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि क्यों नहीं मानते। और ये जो आपने कहा मुल्क के हालात बुरे हैं, ये एक ऐसी दो धारी की तलवारी है, इसमें तो कोई बहस नहीं है कि हालात बेशुमार बेहतर होने की गुंजाइश है, बहुत ही ज़्यादा। ओके इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, ना ही मुझे पढ़ने, क्योंकि सबको मालूम है, वो सियासत हो, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, वो इक्तिसादी मसले हों, वो तालीम हो, वो ट्रैफिक हो, वो इंटरनेट हो, वो कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं तो लगता है कि दीमक ज़दा है। बाहर तो ठीक है, ज़रा से यूं करोगे तो वो अंदर से खोखली है, वो अपनी जगह है। ये है। एक और तरफ भी आते हैं, क्योंकि गुफ्तगू यहाँ ख़त्म नहीं करनी चाहिए कि देखो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि फैज़ साहब इस बात पे नाला होते, यहाँ भी आना चाहिए। वो कहते हैं कि हल्का किए बैठे रहो एक शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। तो अब वो रोशनी बाकी तो है, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि वो क्या रोशनी है जो बाकी है, और अल्लाह करे कि ये रोशनी जो है ये और बढ़े। वो ये है कि आप और मैं इस माहौल में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, हम जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारी गाड़ियों के ऊपर मिसाइल नहीं फेंके जाएंगे। हमारी माएँ बहनें, हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं, वो घर से बाहर निकलते हुए घबराती नहीं हैं। हम जब रात को सोते हैं तो ये सोच के नहीं सोते कि जब सुबह उठेंगे तो बैंक बंद होंगे इस मुल्क में और बाहर बमबारी हो रही होगी, ऐसा नहीं होता। हम सुबह जब दफ्तर जाते हैं तो हमें यकीन होता है कि रास्ते में गोलियां नहीं चलेंगी, हम किसी वॉर जोन में नहीं हैं। हम जब शाम को घर आते हैं तो इस यकीन के साथ आते हैं कि बच्चे घर में ही होंगे, स्कूल से पढ़ के वो आ गए होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। ये सब कुछ तो है, क्योंकि ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे ये सब कुछ जो मैंने बताया वो लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम ऐसे नहीं गुजार रहे, तो उनसे तो बहुत सोच से बेहतर तो है। तो इसलिए वो जो बात है फैज़ साहब की, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। हाँ, वो सफ़र लंबा भी है, लेकिन और ये सारा कुछ जो मैंने बयान किया है जिसमें ठीक होने की गुंजाइश है बहुत ही ज़्यादा, और लगता है कि अब और नीचे चले गए, ठीक है अब और काम करेंगे, लेकिन बहुत सारा काम दुरुस्त भी है। तो हमारे हाथ मजबूत हैं, इंटरनेट है, सेहत अच्छी है, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, कारोबार चल रहा है इस मुल्क में, ठीक है जैसा भी है। तो जिसने कुछ करना है वो कर सकता है। सर इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं, हमें नहीं समझ। ये मुझे बल्कि सवालात भी नीचे जो कमेंट्स आते हैं कि सर आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं, तो बताएं सर कैसे रहते हैं। पॉजिटिव तो इंसान रहता ही है, मैं तो ये पूछता हूँ कि आप लोग नेगेटिव कैसे रहते हैं? क्या सिर्फ वो जो ग्लास आधा खाली है बस वहीं देखना है? ये तो कोई बहस ही नहीं कर रहा कि ग्लास आधा खाली नहीं है। ये कौन बहस कर रहा है? अभी सब कह रहे हैं ग्लास आधा खाली है। तो क्या सिर्फ आधा खाली ही है ग्लास, या भरा हुआ भी है? तो चलो एक लम्हे के लिए वहां भी देखते हैं। तो मैं आपको सुना देता हूं। इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है,
महताब, न सूरज, न अंधेरा, न सवेरा, आँखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। एक बैर ना एक मेहर, ना रब्त ना रिश्ता, तेरा कोई अपना न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फ़कत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। हिम्मत करो, जीने को एक उम्र पड़ी है। वाह। तो माना कि ये सब ऐसे है, लेकिन ये तो एक घड़ी है ना, तो अभी तो लंबी है गम की शाम, मतलब शाम ही तो है। सर आज भी हम किसी पंजाबी से उसका तारुफ पूछते हैं, बलोची से किसी का तारुफ पूछते हैं, सिंधी से पूछते हैं, या किसी पख्तून से पूछते हैं, वो बाद में बताता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, पहले कहता है कि मैं बलोची हूँ, मैं पंजाबी हूँ। सर हम पाकिस्तानी ही कब बनेंगे, या हम ऐसे ही जो है वो बताते रहेंगे, हम सूबाई लेवल पे लड़ते रहेंगे, या अपना तारुफ एक बनाएंगे पाकिस्तान होने का? लंबा जवाब है इसका, छोटा जवाब देना चाहिए इसका। वो इसलिए कि इसके ऊपर पूरा एक हम किसी एक पॉडकास्ट ही करेंगे जरूर। वो भी दुरुस्त कहते हैं। उसकी वजह ये है कि उनमें से बहुत सारे साथी, सिंधी हो बलोची हो, वो नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल उस खित्ते उस इलाके में रहते आए हैं। न जाने कितनी पुश्तों से, हमें तो इल्म ही नहीं है, कितनी दिहाइयों से, कितनी सदियों से रहते आए हैं वो कबीला वहाँ पे या वो बिरादरी, हमें क्या मालूम। तो पहले तो वही है ना, ये तो बने 1947 में आकर, वो उससे पहले तो वो वही थे, वो जो भी चलते आ रहे हैं। तो वो भी हक बजाने में कहने में कि भाई हम तो पश्तून हैं या सिंधी हैं या फलाना है जो भी। तो उनको इस बात की तो एक माफ़ी होनी चाहिए इस बात पे, कोई शख्स। फिर आगे आ जाइए, वो ये है कि जब वो और मैं और आप और हर कोई ये महसूस करेगा कि वो सब्ज रंग की जब टोपी पहने तो हमें सजेगी वो, तो वो पहन लेंगे टोपी सब्ज रंग की। अभी वो महसूस नहीं करते। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये, क्यों महसूस करें वो ये बात कि हाँ भाई ये परचम बुलंद रहे तो खुशी होती है, वो क्यों महसूस करें? क्या किया है मजमूई तौर पे हमने दुनिया में? हम क्या चांद पे गए हैं? हमने कोई ऐसी चीज़ ईजाद की है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है? हमने कोई ऐसी वैक्सीन ईजाद की है जो दुनिया में जाती है? हमारे जो भी जिसका नज़रिया अपनी जगह, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं इस पाकिस्तान में, जो भी दो हैं जी, उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया। तो भाई, तो जब कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके बाद लोग दौड़े आएँ और वो ये ना कहें कि मैं पंजाबी हूँ या पश्तून हूँ या सिंधी हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ, तो अभी नहीं किया। एक ज़माने में वो कहते थे, ये ऊपर जा रही थी कि हमारी जो एक गुड्डी है, वो फिर हम जो करते हैं मुल्क के साथ वो किया। कभी ऐसा होगा, ज़रूर होगा। ऐसा कब होगा मुझे इल्म नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर होगा। अभी ऐसा नहीं है। ये दो नामों का जो जिक्र किया है हमने, बाहर निकालने के साथ साथ उन पे एक इल्ज़ाम लगाया, इस्लाम मुखालिफ। तो सर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? हमने देखा जितने भी बड़े नाम हैं सबके साथ ये इल्ज़ाम लगा है, गद्दार का और इस्लाम मुखालिफ। तो ये क्यों लगाते हैं इल्ज़ाम? आसान है यार। इल्ज़ाम वो लगाना चाहिए जो एक तो आसानी से लग जाए, और दूसरे जब वो लगे तो लगा रहे। आसान काम है ना। मैं आपसे कहूँ कि आपने $1.5 करोड़ की करप्शन की है, अरे भाई ये तो लगना ही नहीं इल्ज़ाम उसके ऊपर, जल्दी धुल जाएगा। उसने कहना मेरा बैंक देख लो यार, बैंक में देखो मेरे 2-4 लाख रुपए, ख़त्म हो जाएगा। ये इल्ज़ाम कैसे कोई उतारेगा कि मैं आपके ऊपर कोई ऐसा मज़हबी इल्ज़ाम लगा दूँ? ये जब लग जाता है तो ये तो मिटता ही नहीं है, किसी भी लगा दो जाके। लेकिन ये हमारे मुल्क में जो अहले हकम रह चुके हैं, उन्होंने ये एक रिवायत शुरू की थी ये अलाउ करने की। ये रिवायत जो है ये और मुस्लिम ममालिक में क्यों नहीं है भाई? हम ज़्यादा बड़े मुसलमान। ये चलो, ये किसी और मुल्क में ऐसी क्यों नहीं है जहाँ पे किसी और फ़िरके, किसी और मज़हब के लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं लगाते ऐसे इल्ज़ाम अपने ही दोस्तों पे, साथियों पे? हमारे पास ही ऐसा क्या है? इसमें बदकिस्मती से अहले हकम का बहुत अमल दखल है पिछले 41 सालों का। सर अरशद नदीम, बात यहीं रखते हैं। हाँ जी, आगे। अरशद नदीम जी, लोगों ने लाखों रुपए इनामात दिए, बल्कि एक तो 10 करोड़ रुपए भी किसी ने तोहफे में दिया। वेरी गुड। आपने तो सबसे बड़ा इनाम दे दिया, आपने किताब तोहफे में दे दी उन्हें। कुछ लोग कह रहे थे, साथ में उन्होंने लिखा कि सिविक
साथ क्रूजर लगाया हुआ था, साथ में कुछ पैसों के बैग्स रखे हुए थे और साथ एक किताब रखी हुई थी जो कि अदील हाशमी अरशद नदीम को दे रहे थे। सर ये किताब वाला तोहफा कैसे जहन में आया? हमारे यहाँ समझा जाता है बस पैसों का ही तोहफा होता है। हमारे यहाँ नहीं समझा जाता। उसकी वजह ये है कि तोहफा वही दिया जाता है जो आपके पास होता है। तो अगर मेरे ख़ानदान ने कोई तोहफा देना हो तो हम अब 10 करोड़ तो दे नहीं सकते, ना ही क्रूज़र दे सकते हैं। हम तो वही देंगे जो हमारे पास है, और हमारे लिए वो कीमती है। तो तोहफा वही देते हैं ना जो कीमती होता है, वरना क्यों देंगे किसी को तोहफा भी। तो मैंने अपने ख़ानदान वालों से ये पूछा था, अपनी वालदा अपनी खाला से, कि भाई मुझे मिलना है अरशद नदीम से, तो क्या दिया जाए। तो उन्होंने कहा भाई एक तो फैज़ साहब की पेंटिंग दो, हमारे पास एक है, और एक किताब दो। और किताब उन्होंने दस्तखत की थी मेरी वालदा ने और मेरी खाला ने उसके नाम पे, और फिर एक ज़ुबानी पैगाम भी दिया था जो मैंने पहुंचाया अरशद नदीम को। पेंटिंग अभी नहीं दी, वो इंशाल्लाह हम अभी हमारी बात नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह अरशद नदीम साहब को हम दावत देंगे फैज़ मेले पे आने की। वहाँ आएंगे तो वहाँ देंगे सबके सामने। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये इशू क्या है। तोहफा तो कोई किसी को कोई भी दे सकता है ना। मुझे आप पसंद है, मैंने आपको तो खुशबू का तोहफा दे दिया। अब मुझसे पहले किसी ने क्या तहाइफ दिए आपको, वो ये तय तो नहीं करेंगे कि मैंने क्या तोहफा देना है आपको। ओ भाई, मुझे आप पसंद हैं, मेरे पास एक चीज़ है जो मुझे कीमती लगती है, तो मैंने आपको तोहफा दे दी। मैं पहले आके पूछूंगा भी किसने क्या क्या कुछ दिया है, उसने ये दिया, उसने ये, मैं कहूँ अच्छा उससे बड़ा तोहफा मैंने देना है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये एक बेवकूफ़ाना सी बात है, इसके ऊपर कोई तबसरे की भी जरूरत नहीं। सर फेसबुक पेज पे एक वीडियो थी, उसने हमें बड़ा रुलाया, शायद आपको भी उसने बड़ा रुलाया। आपने सिर्फ वो आज भी वो जो गम है वो वैसे ही है जो आपने वो जहाज वाला मंजर, वो मंजर कशी की थी आपने उसकी। हाँ, ज़िंदगी अजीब सी चीज़ है, कम वक्त तो वो अजीब सा रंग दिखाती है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि आप किसी तरीके से इसको लफ्ज़ों में ढाल दें ताकि कुछ गिरफ्त में आए। लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो लफ्ज़ों में नहीं ढल सकते, उनको बस महसूस ही किया जा सकता है, तो ढालना भी नहीं चाहिए। तो वो यहाँ बैठा हुआ था नौजवान मेरे, मुझे अच्छी तरह याद है। अगर यहाँ आ जाए, मुझे अभी पहचान लूँ मैं उसको 100 बंदों में कि ये था। जहाज़ उड़ते उड़ते वो चला गया वो। अरे अभी तो बैठा हुआ था यार। अलैक्स उसने मुझसे की, कुछ चीज़ें रखी हुई थी उसने। 2 दफ़ा बाथरूम गया, मुझसे माफ़ी मांग के। मैंने कहा अरे यार आप गुजरे हैं क्या आप 100 दफ़ा गुजरे। पसीना उसको आ रहा था। 14 साल या 12 साल के बाद वो आया था इंग्लैंड से, और अपने घर जा रहा था मलीर में, शायद मलीर कैंट में। पहुंचा ही नहीं। मुझसे तो कम से कम 10 साल छोटा होगा, मुझे नहीं मालूम, 10-12 साल छोटा होगा। तो ये ऐसे ही है। वो एक शेर है ज़ौक़ साहब का कि लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ऐसा हुआ बस कुछ। तो वो नक्श हो जाते हैं ऐसे तजुर्बे दिल के ऊपर। सर फैज़ मेले में अल्लाह ताला करीके रहमत करे ज़िया मोहिउद्दीन साहब आते थे, तो हम दोबारा फिर उर्दू की जैसे दवाई लेने जाते ना, हम दवाई लेने पहुंच जाते थे। अब मैंने सबसे पहले ज़िया मोहिउद्दीन मैं रहमतुल्लाह साथ लगाता हूँ, अल्लाह ताला उन पे बेशुमार रहमतें अता फरमाए। सर वो मैं देखता था उन्हें, सर उनका गैप फैज़ मेले में कितना महसूस होता है। और मैं उनसे आपकी कुछ यादें भी मैं चाहता हूँ कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ कैसी यादें थी, कैसे आप मिलते थे, कुछ ये भी बताएं। मुश्किल सवाल कर दिया आपने। अगले पॉडकास्ट में करते हैं, क्योंकि ज़िया साहब का नाम आते ही मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो रुक जाती है अभी भी। रिवायती बातें हो जाएंगी बहुत सारी। बेशुमार चीज़ें ज़िया साहब से मैंने सीखी, बेशुमार चीज़ें। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं हर कुछ अरसे के बाद लाहौर से टिकट लेके कराची का उनसे वक्त लेकर जाता था, सिर्फ उनसे मिलता था, सिर्फ उनसे, और अगली फ़्लाइट पे लाहौर वापस। और मुझसे वो हर दफ़ा पूछते थे कि मियाँ किस काम से आए हो। मैं कहता था कि आपसे मिलने, सिर्फ मुझसे मिलने। मैं कहा जी। अब मिल के मैं जाता था वापस। और मुझे ये भी खुशी है और एजाज़ भी है कि उनके इंतकाल से 2-4 दिन पहले मैं कराची में था, कोई काम था, बीच में बिल्कुल 2 घंटे का वक्त था, तो मैंने वक्त निकाला, बहुत दूर से मैं गया उनको मिलने के लिए, और उनको मिल के मैं वापस आया। मैंने काम किया, फिर लाहौर आ गया।
और उन्होंने मुझे ये काम सौंपा था जो उनकी आखिरी परफॉर्मेंस होनी थी फैज़ फेस्टिवल में 17 फरवरी 2023 को। उसका दावतनामा जो है वो फ्रेम होके मेरे घर की दीवार पे आवेज़ा है आज भी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इंतखाब कर दो, क्या कुछ मैं पढ़ूं। तो मैंने बहुत सारा कुछ तलाश करके इंतखाब करके उनको दिया कि ये पढ़िएगा। तो उन्होंने देखा हाँ ये अच्छा है, ये लंबा हो जाएगा मियाँ से। तो मुसवदा तैयार हो गया और 12 तारीख की, ये 11 तारीख की बात होगी, 10 तारीख की बात होगी, 13 को उनका इंतकाल हो गया, 17 को उनका इवेंट था। और मुझे क्या उन्होंने कई दफ़ा कहा था उन्होंने इंटरव्यूज़ में कि आई वॉन्ट टू डाई विद माई बूट्स ऑन। बिल्कुल ऐसे गए और डॉक्टर से कहा उन्होंने अस्पताल में कि भाई वो हमारी तो 17 तारीख को लाहौर में हमारा इवेंट है, हमें ठीक कर दीजिए। 92 साल उम्र थी उनकी। तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो ये है कि जो लफ्ज़ हैं ये ऐसे अदा होने चाहिए कि आपकी ज़ुबान से निकलें और बजाय ये कि नीचे गिर जाएं खाई में, ये ताज बन के सर पे पहन लो इनको। इतनी इनकी हुर्मत लफ्ज़ों। तो मेरा तो ये एहसास है ज़िंदगी का उनके साथ गुजरे हुए जो बहुत कम। सर कोई किस्सा, बहुत सारे ऐसे सुनाना किस्से चाहें जो सुनाए नहीं जा सकते। कोई ऐसा किस्सा जो सुनाया जा सकता हो, कोई एक आध। एक सुना देता हूँ आपको। जी जी जरूर। जब पहली मर्तबा फैज़, वो पहले 2-3 साल नहीं आए फेस्टिवल पे, उनकी डेट्स नहीं थी। फिर मैंने फिर कहा कि आपने आइंदा साल आना है, तो वो उनसे तय हो गया। उस साल जब उन्होंने आना था तो मुश्ताक यूसुफी साहब का इंतकाल हुआ था। तो कहने लगे मियाँ क्या पढ़ूँ मैं आके, यूसुफी साहब चले गए तो यूसुफी करें। मैंने कहा यूसुफी साहब तो ज़ाहिर है लाजवाल नसर है, तो यूसुफी साहब ही कर दीजिए, लेकिन ज़िया साहब ये मेला तो फैज़ साहब का है ना। वाह। कहने लगे तो फिर यूसुफी साहब के साथ हम फैज़ साहब की शायरी पढ़ते हैं। मैंने कहा दोनों को क्यों मिक्स कर रहे हैं, एक शाम यूसुफी कर दीजिए, एक फैज़ ही कर दीजिए। कहने लगे 2 करें। मैंने कहा हाँ। तो एक लम्हे चुप रहे, कहने लगे अच्छा बहुत खबीस हैं आप। तो फिर उन्होंने वो 2 शामें की, एक यूसुफी साहब की, एक फैज़ साहब की। तो वो कभी नहीं करते थे 2 शामें बैक टू बैक। बेशुमार किस्से उनके हैं, लेकिन क्या क्या उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन है उनकी, जो उन्होंने बहुत से लोगों को तक जो चीज़ पहुंचाई है, तो मेरे तो उस्ताद भी थे, महबूब भी थे। दोस्ती का दावा तो मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्याज़मंदी बहुत ही, मुझे अंदेशा है कि मुझे बहुत पसंद करते थे वो। मुझे अंदेशा है, मुझे देखते ही वो बहुत, एक उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आती थी। मुझे अंदेशा है कि मुझे वो आम लोगों से ज़्यादा पसंद करते थे। सर कुछ उनकी, आपकी आंखें भी नम हो गई हैं सर, उनके लहजे में कुछ सुनाएंगे आप? कॉपी भी कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। उनकी पसंद का कोई शेर, कोई कुछ ऐसा कुछ है जो आपने उनके सामने सुनाया हो या उनकी फरमाइश पे सुनाया हो, कुछ ऐसा है? आप लोगों का मसला ये है कि आपका ये ख्याल है कि जो परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो नुमाइश बहुत करते हैं। वो बिल्कुल नुमाइश नहीं करते। जो जेन्युइन परफॉर्मर्स होते हैं, तो ज़िया साहब से अगर आप मिलते निजी महफिल में और किसी शख्स को ना मालूम हो कि ये शख्स अदाकार है, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे कि ये शख्स एक्टर है, क्योंकि वो आराम से बैठ के बस गप लगा रहे। तो कोई उनमें कोई ऐसी, जो गालिबन आज के एक्टरों में शायद एक होता होगा कि मैं निजी महफिल में भी बताऊं कि मैं अदाकार हूं, मुझे नहीं मालूम। उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमें वो शेक्सपियर वाला भी याद है, और वो कह रहे हैं वो क्या कमाल है, एक एक सर वो बहुत बहुत अच्छा। आपका तो वक्त गुजरा है सर, आखिर में ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे कुछ सुने ना, और अगर आप वो सुना दें कि हम देखेंगे, वो भी मुझे लगता है आज भी उसकी ज़रूरत है इस गज़ल की। बाकी जो आप अता करना चाहें, अगर आप चाहें तो सुना सकते हैं, वगरना इकबाल बानो के बाद तो कोई और वो नहीं सुना सकता। हम देखेंगे। तो जिसने सुननी इकबाल बानो की सुने, मेरी क्या सुननी। हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है,
दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। दिल मुद्दई के हरफ मलामत से शाद है, ऐ जाने जां ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। वाह। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। हम्म। लंबी है गम की शाम, पर शाम ही तो है। शाम ही तो है। चलें सर, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। हमें हमेशा की तरह आपसे मिलके इंतहाई अच्छा लगा, सीखने को मिला। आपने शुरू में महसूस भी किया, हमें वो किस्से भी सुनाए जो शायद आज से पहले हमें बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिले। सर बहुत शुक्रिया आपके Thank you, कीमती वक्त thank का। आखिर में आप हमारी ऑडियंस को, आप अपने चाहने वालों को कुछ पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। सर, आदिल हाशमी हो और बातें ख़त्म हो जाएं, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। और अगर किस्से शुरू हो जाएं तो फिर तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि बस इख्तिताम ही करना चाहिए। मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।